Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg. So guys, today is your favorite day. Today I would be giving a multi-bagger pick. So before giving today's multi-bagger pick, let's have a look of the multi-bagger series performance. We already had two multi-bagger series, so let's see performance of multi-bagger series 1. Now let's see the performance of multi-bagger series 2. तो यस गाइज, आप में से जो लोग आज मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप लोगों को ये परफॉर्मेंस शीट देख के पता पड़ गया होगा कि क्यों मेरे सब्सक्राइबर्स के ये सबसे फेवरेट सीरीज है। तो यस, मल्टीबैगर सीरीज ने आप लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और इसलिए आपकी बहुत अच्छी, बहुत फेवरेट सीरीज है। नाउ आप लोगों की जो कमेंट्स आते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ बिकॉज दैट्स द वे हाउ यू इंटरेक्ट विथ मी। और हर कमेंट मैं बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ। आप लोगों से जो मेरी इंटरेक्शंस होती है उन सब के बेसिस पे मैंने कुछ चेंजेस करे हैं और इन चेंजेस में आप लोगों के लिए आज मेरे पास दो गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। सबसे पहले एक गुड न्यूज, फिर बैड न्यूज, फिर गुड न्यूज। फर्स्ट गुड न्यूज इज कि इस मल्टीबैगर सीरीज में मैं जो आपको रिकमेंडेशन देती हूँ, अब हम इसको थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं और स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारी क्वेरीज आती थी कि कब होल्ड करना है, कब एग्जिट करना है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम हर मंथ में एक मल्टीबैगर पिक आपको देंगे। उस मल्टीबैगर पिक की हम आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट शेयर करेंगे जिसमें उसके सारे टेक्निकल चार्ट्स, उसका फंडामेंटल एनालिसिस, उसका टेक्निकल एनालिसिस, उस स्क्रिप्ट के मल्टीबैगर होने के हमें क्या रीजंस लगते हैं, उसकी परफॉर्मेंस, अभी तक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन, ये सारी चीजें हम उसमें कवर करेंगे। ये मल्टीबैगर पिक्स हम आपको रेकमेंड करेंगे ऐसे टाइम पे जब वो बहुत अच्छे फेयर वैल्यूएशन पर अवेलेबल हो, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको हमेशा कहा है कि स्टॉक मार्केट में हर स्क्रिप्ट आपको प्रॉफिट या लॉस दे सकती है। जितना इंपॉर्टेंट है स्क्रिप्ट रिकॉग्नाइज करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है लेवल्स डिसाइड करना, एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल डिसाइड करना। तो उसमें हम आपको गाइड करेंगे, प्लस हम आपके लिए एक बार रेकमेंड करने के बाद उस मल्टीबैगर पिक को ट्रैक करेंगे और हम उसकी क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आते हैं, जो परफॉर्मेंस है या फिर उसमें कोई बिग न्यूज आती है, अगर पॉजिटिव न्यूज है, नेगेटिव न्यूज है, वो सब हम ट्रैक करेंगे, आपको उसके बारे में अपडेट करेंगे। कस्टमाइज्ड लेवल पे आपको समझते हुए हम आपको बताएंगे कि आपको कब इस स्क्रिप्ट को एवरेज करना है, कितने टाइम तक होल्ड करना है, कब इसमें प्रॉफिट बुक करना है, कब एग्जिट करना है। एंड ऑब्वियसली सिंस इट्स अ मल्टीबैगर, ये आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स 2x, 3x, 4x अनइमेजिनेबल रिटर्न्स देगी। यू हैव टू होल्ड इट लॉन्ग टर्म। अगर बीच में उसे आपको एग्जिट करना है, आई वुड बी टेलिंग यू, हम आपको पर्सनली टच में रह के कस्टमाइज्ड फॉर्म में इसके लिए पूरा हैंड होल्डिंग करके सारी चीजें बताएंगे। तो द बैड न्यूज इज कि ये मल्टीबैगर सीरीज जो है, अपग्रेडेड सीरीज, ये चार्जेबल है। इसकी चार्जेस है 11,999 रुपीज पर एनम। बट अगेन द गुड न्यूज इज कि ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में, अभी सिंस ये लॉन्च ऑफर है, आपको सिर्फ 9,999 रुपीज पर एनम में अवेलेबल है। अगर आप ये मल्टीबैगर सीरीज सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में या तो अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी शेयर करना है, जो हम पब्लिक नहीं करेंगे, बट उस पे हम आपको कांटेक्ट करेंगे, या फिर आप हमें लिख सकते हैं investopedia.india0@gmail.com पे। Now coming to today's multi-bagger pick, let's start with that. So today's multi-bagger pick is a company which is working to make your dreams come true since years. ये कंपनी अपने सेक्टर में पायनियर्स है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989। सो यस, ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है एंड अब तक आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम गैस कर लिया होगा। दिस इज LIC हाउसिंग फाइनेंस। कमिंग टू द बेसिक्स ऑफ द कंपनी एंड देन द रीजंस। जो कंपनी है आप सबको पता है हाउसिंग फाइनेंस में है एंड दिस इज वन ऑफ द पायनियर्स एंड हैज अ ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क।
current market price of the stock is 416.45. 52-week low is 185.25. 52-week high is 487.40. PE is 7.62. Industry PE is 20.64. Market cap is 21,016 crore. In coming 3 months, I expect this to show rally up to 600 rupees. It's a good buy in between 400 to 420 rupees. And this one, if held for long, is going to give you tremendous returns. Shareholding pattern की अगर हम बात करें, promoter holds 40.31% stake, out of which 0% is pledged. FII holds 34.27% stake. DII holds 15.47% stake, and other retail investors like you and me holds 9.94% stake. Now coming to the reason why I feel this is a strong multi-bagger pick. First and the foremost reason is this company has a strong brand patronage. हम सबको पता है इंडिया की जो फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस को जिस कंपनी के ही वजह से जाने जाने लगा, मेरे आपके हम सबके बचपन में सबसे ज्यादा अगर इंश्योरेंस का कोई ऐड आता था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, LIC। तो LIC को ही हम सिनोनिम समझते थे इंश्योरेंस का, LIC को। ये तो बाद में प्राइवेट प्लेयर्स आए, HDFC लाइफ एंड ऑल, और वो इतने फेमस हुए। अदरवाइज LIC वाज द सेकंड नेम ऑफ इंश्योरेंस, राइट। LIC का इंडिया में बहुत अच्छा प्रेजेंस है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स आर विद LIC फॉर इंश्योरेंस, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस, एंड दस LIC के पास जो लोग लाइफ इंश्योरेंस अपनी पॉलिसीज रिन्यू करवाते हैं, उसका प्रीमियम डिपॉजिट करते हैं, तो कलेक्शन बहुत ज्यादा आता है। इस स्ट्रॉन्ग कलेक्शन की वजह से LIC वन ऑफ द बिगेस्ट DII है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो मार्केट्स को गवर्नमेंट जब अपने हिसाब से रेगुलेट करना चाहती है, तो DII के फॉर्म में वो LIC के फंड्स को यूज करती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए या इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए। सो LIC के पास ऑब्वियसली जो फंड्स है वो बहुत सरप्लस है। नाउ दिस LIC इज पेरेंट कंपनी ऑफ LIC हाउसिंग फाइनेंस। 40% stake of LIC Housing Finance is with LIC. So LIC Housing Finance is a NBFC. What is NBFC? Non-Banking Finance Corporation. तो जितनी भी NBFCs होती है उन्हें बाहर से फंड्स लेने होते हैं एंड देन दे लैंड टू द कस्टमर्स। जो बैंक्स होते हैं उसके कंपैरेटिवली NBFCs को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को जनरली फंड्स थोड़ा महंगा मिलता है बाहर से, उन्हें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। सिंस उन्हें महंगा मिल रहा है पैसा और बैंक्स की तरह उनके पास डिपॉजिट्स इतने नहीं आते, जैसे कुछ एक्सेप्शनल NBFCs है लाइक HDFC जिसके पास डिपॉजिट्स भी आते हैं। कमिंग टू NBFC स्ट्रक्चर, सिंस इंटरेस्ट देके ले रहे हैं पैसा और जो उन्हें महंगा मिल रहा है बैंक के कंपैरेटिवली, तो इनका जो लेंडिंग रेट रहता है वो भी कंपैरेटिवली महंगा रहता है। तो कुछ बड़ी NBFCs लाइक HDFC है, LIC हाउसिंग फाइनेंस है, जिनका ब्रांड पेट्रोनेज जो पेरेंट कंपनी है वो बहुत स्ट्रांग है और कैश रिच है, इन लोगों को सस्ते फंड्स अवेलेबल होते हैं और इसलिए इनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं लोन्स के, वो बैंक्स के कंपटीशन के रहते हैं। अदरवाइज अब जितनी छोटी NBFC होती है उनका उतना महंगा लोन होता है, बट वो कहाँ पे प्ले करते हैं, जिन कस्टमर्स को बैंक्स या ये अच्छी NBFC लोन नहीं देती उनको वो NBFCs लोन देती है। तो उन NBFCs को इसमें क्या नुकसान है, उनको तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। NPA, यस, मैंने आपको हमेशा बताया है बैंक्स और NBFC का परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है NPA, मतलब उन्होंने जो लोन दिए हैं अगर वो बैड लोन में कन्वर्ट हो जाए, अगर लोग रीपे ना करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाए, तो ये रिस्क छोटी NBFCs के केस में ज्यादा रहता है क्योंकि वो रिस्की कस्टमर्स को लैंडिंग करते हैं। सो कमिंग टू LIC हाउसिंग फाइनेंस, अब उसकी पेरेंट कंपनी के पास पैसा बहुत है, तो उसको LIC हाउसिंग फाइनेंस को बाहर से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लेने की जरूरत नहीं है, राइट। ये LIC अपना पैसा उसको देता है, प्लस अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसका भी बेनिफिट LIC हाउसिंग फाइनेंस को देता है हर तरह से। ऑब्वियसली इट्स अ पेरेंट कंपनी, आपके पेरेंट्स की जितने भी कॉन्टैक्ट्स है या जो भी रिसोर्सेस है उन सब का बेनिफिट आपको मिलता है, राइट। सिमिलरली LIC हाउसिंग फाइनेंस को अपनी पेरेंट कंपनी LIC के हर कॉन्टैक्ट का, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का या फिर रिसोर्सेस का लाइक फंड्स का बेनिफिट मिलता है। अब ये सस्ते फंड्स या फ्री के फंड्स LIC हाउसिंग फाइनेंस को मिल जाते हैं,
तो वो सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपने कस्टमर्स को दे पाता है, जिसकी वजह से उसके मार्जिन्स भी बढ़ जाते हैं और वो सेफ कस्टमर्स को देता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है तो सारे कस्टमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसके पास में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो चूज कर सके उसे किसे देना है किसे नहीं देना। तो वो रिस्की कस्टमर्स को ना देते हुए ज्यादा फोकस करता है रिटेल कस्टमर्स को। अगर आप LIC हाउसिंग फाइनेंस की लोन बुक देखेंगे तो उन्होंने 93% लोन्स रिटेल कस्टमर्स को दे रखे हैं बजाय कॉर्पोरेट के, क्योंकि कॉर्पोरेट में क्या होता है कि बड़ा लोन अमाउंट रहता है, अगर डील क्रैक हो गई तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर डिफॉल्ट हो गया तो भी पूरा का पूरा बैंक, पूरी की पूरी NBFC गायब हो जाती है, मतलब लॉसेस में चले जाती है। सो दे हैव डन अ मॉडरेट थिंग, जीरो एक्सपोजर भी नहीं रखा है, लेकिन मैक्सिमम एक्सपोजर 93% उन्होंने रिटेल लोन्स को देके रखा है। अब रिटेल लोन्स में भी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनका उन्होंने बहुत कम रखा है, क्योंकि बैंकिंग में जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको डोंट टेक इट अदरवाइज, बट उसको रिस्की प्रोफाइल माना गया है, और जो सैलरीड है उन्हें सेफ प्रोफाइल माना गया है, क्योंकि उनकी जो इनकम है मंथली वो फिक्स्ड रहती है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी मंथली इनकम फिक्स्ड नहीं रहती। जो LIC हाउसिंग फाइनेंस है उनकी जो रिटेल लोन बुक है उसमें 87% लोन्स उन्होंने सैलरीड को दे के रखे हैं एंड बचे हुए सेल्फ एम्प्लॉयड को दे के रखे हैं। तो they are playing very safe and they have access to very cheap funds, which is a very win-win situation. ऊपर से strong brand patronage है, distribution network है, strong brand presence है, brand recall है, LIC का नाम हम में से हर कोई जानता है, right? Now coming to the second reason, जो मैंने अभी पीछे NBFCs पे एक हाउसिंग सेक्टर की जो NBFCs है उसी पे एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था ये जो सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर, ये ऑलरेडी बहुत टाइम से बहुत कंसोलिडेशन फेज में है। पहले 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया, जो बबल हुआ था, रॉयल एस्टेट बबल। उसके बाद जो नीना ग्रुप को US में फंडिंग की गई थी होम लोन्स के लिए, तो उसके बाद से सब प्राइम क्राइसिस आया, एक पूरा डाउनटर्न आया इस पूरे सेक्टर में। इनफैक्ट उस टाइम पे तो पूरी इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में। उसके बाद में इंडिया में स्पेशली प्रॉपर रिकवरी हो ही नहीं पाई। टाइम टू टाइम डिमोनेटाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, रेरा न्यू रूल्स, developers defaults, then NBFC hard times like India Bulls and all, then at the end cherry on the cake, COVID-19 pandemic and lockdown. So eventually, since years, say for 5 to 7 years and even more than that, real estate sector is in consolidation phase. तो इस consolidation से now this is the time जब एक revival देखा जा रहा है, and ये कोविड पेंडेमिक की वजह से जो डिफॉल्ट्स एक्सपेक्टेड थे, जो प्रोविजनिंग बैंक्स ने या अच्छी NBFCs ने की थी, उससे कहीं कम डिफॉल्ट्स हुए हैं, और इनफैक्ट न्यू लोन डिसबर्सल्स बहुत बढ़ गए हैं। इवन होम, जैसे घर जनरली लोग प्लान नहीं करते ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में, बट होम लोन डिसबर्सल्स भी बहुत बढ़ गए हैं। इसका अगर हम रीजन देखें तो एक तो होम लोन्स बहुत ही चीप रेट्स पे अवेलेबल है पोस्ट दिस कोविड पेंडेमिक थिंग। सेकेंड, डेवलपर्स भी जो है, रियल एस्टेट डेवलपर्स, दे आर ऑफरिंग वेरी गुड बेनिफिट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज दे ऑब्वियसली वांट टू सेल देयर इन्वेंटरीज एंड वांट टू एंटर इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स बिकॉज दिस प्रोजेक्ट्स आर बीइंग हेल्प्ड सिंस लॉन्ग. And also many government subsidies, Pradhan Mantri Awas Yojana, and many such schemes are coming which are favoring customers to avail these loans and have a house of their own. Especially जो middle class या lower middle class के लोग हैं, जो 20-25 लाख से 40 लाख तक के घर है, इनका जो डिमांड है ये सबसे ज्यादा बड़ा है। एंड इसका रीजन सबसे बड़ा अगर क्रेडिट किसको जाता है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि उसमें सब्सिडी भी मिल रही है आपको अपने फर्स्ट घर पे और बहुत ही मिनिमाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स अवेलेबल है। Obviously living standard भी इंडियंस का after this MNCs coming into India, maximum people doing jobs, तो पहले के कंपेरेटिवली लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, लोग मूव आउट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर अपनी सिटीज छोड़ के बाहर आ रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तो पीपल वांट देयर हाउसेस एंड पीपल आर नाउ फोकसिंग ऑन दैट. So demand is definitely increasing. Now LIC हाउसिंग फाइनेंस को ही क्यों ये बेनिफिट मिलेगा? ऑब्वियसली इतने सारे NBFCs है, बैंक्स हैं, तो सबको बेनिफिट मिलेगा. तो यस ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ LIC हाउसिंग फाइनेंस को मिलेगा. कौन कौन से ऐसे NBFCs है, बैंक से जिनको बेनिफिट मिलेगा वो सब मैं अपने दूसरे वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ. बट LIC
को भी बहुत ज़्यादा मेजर इस नए कस्टमर सेगमेंट का बेनिफिट होने वाला है, और उसके जो रीजंस है उसमें एक सबसे बड़ा रीजन है they are implementing 4R strategy after this COVID thing. What is this 4R strategy? So this 4R strategy is retail, recovery, retention and re-engineering. So they are focusing on retail loans, जो मैंने आपको बताया, छोटे करके बहुत सारे लोन, ताकि एक अगर डिफॉल्ट भी हुआ तब बहुत इम्पैक्ट नहीं हुआ, पर इतने सारे लोन्स हमें मिल गए तो हमारा एसेट नंबर है और जो अमाउंट ऑफ डिसबर्सल है वो बढ़ गया। रिकवरी इज इजी, पुरानी रिकवरीज पे भी वो ध्यान दे रहे हैं, दे आर जस्ट नॉट लेटिंग इट गो ऑफ। पुराने कस्टमर्स को रिटेन करना, उन्हें टॉपअप्स ऑफर करना, उन्हें नए घर के लिए लोन्स ऑफर करना, अट्रैक्टिव रेट्स, अट्रैक्टिव ऑफर्स प्रोवाइड करना, plus re-engineering of their existing product and launching new products. So all these are being done by LIC Housing Finance, which reflects उसका strong future outlook. Quarterly results इसकी अगर हम बात करें बहुत amazing थे। 22% surge in net profit was seen in December 20 quarter results. Net interest income rose by 2%, and currently this one is available at really fair valuation. So I would suggest you to go for this one and invest into this. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है प्लीज इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।